Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोपॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हमने जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, वो आधा हो गया। अब जो आधा बचा है हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में जो स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो पूरा हमने कंप्लीट देख लिया है। अब हमको कुछ उसकी डिटेल देखनी है। जैसे कि हम स्टार्ट करें टेस्टिस से, तो हमारा सबसे पहला यहाँ पे आज टॉपिक है टेस्टिस। तो भाई अगर अपन टेस्टिस की बात करें तो सबसे पहले आता है इनका ओरिजिन क्या है। ठीक है, इनका ओरिजिन एक्टोडर्मल है, मीजोडर्मल है या फिर कौन सा है। ठीक है, तो अगर मैं इनके ओरिजिन की बात करूं तो इनका ओरिजिन होगा मीजोडर्मल। फिर नेक्स्ट अगर अपन इसकी साइज शेप के बारे में बात करें तो इनकी जो शेप है वो होती है ओवल। फिर अगर इनकी लेंथ की बात करें तो इनकी लेंथ होगी 4 to 5 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ होगी 2 to 3 सेंटीमीटर। और हमारी एनसीईआरटी इसका वेट बताती है 14 ग्राम। ठीक है, अगर इसकी मैं वेट की बात करूं तो वो आएगा 14 ग्राम। अब फिर नेक्स्ट है इनकी पोजीशन क्या है। ठीक है, पोजीशन पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि ये बॉडी से बाहर क्यों प्रेजेंट है, तो उस चीज़ को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे इसकी पोजीशन। तो देखो पोजीशन में सिंपल सा है कि ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, बॉडी के बाहर हमने देखा एक पाउच के अंदर प्रेजेंट है, उसको हमने क्या कहा, स्क्रोटम। तो ये बॉडी से बाहर प्रेजेंट है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम क्या है, स्क्रोटम। तो लिख लो इन मोस्ट आउटसाइड द बॉडी, इसके अंदर एक पाउच में, और इस पाउच का नाम है स्क्रोटम। अब देखो ज़्यादातर मैमल्स में तो बॉडी के बाहर है, पर कुछ मैमल्स जैसे कि एलिफेंट हो गए या फिर वेल हो गए, इसमें बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि ये बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट है, तो थर्मो रेगुलेशन के लिए। ठीक है, तो भाई स्क्रोटम क्या करता है, स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि मान लो बॉडी का जितना भी टेम्परेचर उससे 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस ये क्या करता है, टेम्परेचर को कम रखता है। किसके, टेस्टिस के। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे अराउंड 2 से 2.5 सॉरी 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो क्वेश्चन ये है कि भाई ये बॉडी से बाहर क्यों प्रेजेंट है, टेम्परेचर कम रखने के लिए। टेम्परेचर कितना, 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस। क्यों रखना है टेम्परेचर कम, तो टेम्परेचर कम इसलिए रखना है ताकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, जब बॉडी से टेस्टिस का टेम्परेचर कम रहेगा तभी उसके अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो हो पाएगी। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है आगे अपन चैप्टर में देखेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब एम्ब्रियो बना, ठीक है, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ था तो भाई 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड चलता है। अब इस जेस्टेशन पीरियड में जो 7 मंथ रहते हैं, ठीक है, 7 मंथ तक जो टेस्टिस है एब्डोमेन में प्रेजेंट होंगे। फिर 7वें महीने के बाद कुछ हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में आके ये टेस्टिस जो है एब्डोमेन से डिसेंड होकर कहाँ पहुँच जाएंगे, स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, मैं आपको लिख के बता दूँ, आप इसको साथ में लिख लो। ये हम एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर गए। टेस्टिस form inside इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी। यानी कि भाई टेस्टिस बने तो कहां पर, एब्डोमिनल कैविटी में। पर 7 मंथ के होते ही ये टेस्टिस क्या हुए, डिसेंड डाउन हो गए स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, माइग्रेट टू स्क्रोटम ड्यूरिंग 7th मंथ। ठीक है, 7वें महीने में किधर माइग्रेट कर गए, स्क्रोटम में। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन
ठीक है। टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में ये 7 मंथ के अंदर एब्डोमेन से कहाँ निकल गए, स्क्रोटम में। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा टेस्टिस का एक ओवरव्यू हो चुका है। ठीक है, अब आगे भी इसकी डिटेल अपन को देखनी है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये जो टेस्टिस है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में नहीं जा पाए इन हॉर्मोन्स की वजह से, ठीक है, या फिर मान लो हॉर्मोन्स आए भी और तब भी ये काम नहीं हो पाया, तो डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको अपन कहते हैं ऑर्चिडोपेक्सी। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे, ऑर्चिडोपेक्सी। ऑर्चिडोपेक्सी क्या है कि भाई सर्जरी की गई है और जो टेस्टिस है उनको कहाँ पहुँचाया गया, स्क्रोटम के अंदर। तो लिख देते हैं हम सर्जिकल डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस। ठीक है, और भी यहाँ पे वर्ड आ जाएंगे, जैसे कैस्ट्रेशन आ जाएगा, और अपनी एनसीईआरटी में नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, कि भाई टेस्टिस के बारे में हमने डिटेल तो देख ली, पर ये अंदर से कैसा दिखता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम उठाया है, कहाँ से, गूगल से, सिंपल सी बात है। तो हम इसको लेबल करके देखते हैं। अब देखो, अगर यहाँ मैं बात करूँ तो आपको तो देखो टेस्टिस में बाहर 3 लेयर होती है। ठीक है, हम यहाँ पे एक की बात करेंगे जिसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ये एक लेयर है किसकी, टेस्टिस की। अब ये लेयर क्या करती है, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट बना देते। जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह के 250 कंपार्टमेंट होंगे हर टेस्टिस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, कंपार्टमेंट बने हुए हैं। ठीक है, कितने हैं, 250 हर टेस्टिस के अंदर। फिर भाई हर कंपार्टमेंट के अंदर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर कंपार्टमेंट के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी, तो भाई एक के अंदर होती है अराउंड 1 से लेके 3। ठीक है, कितने लोब्यूल, 250। हर लोब्यूल के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी, 1 से 3। हमने यहाँ पे एक ही बनाई हुई है। अब फिर अगर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जब हम आगे जाएंगे तो भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद ये जो पार्ट आया, ठीक, जो पार्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जुड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। फिर ये ट्यूब्यूलाई रेक्टाई भाई हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आ रही है, सबके सब फिर किसी एक कॉमन पार्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर इस कॉमन पार्ट में आ चुके हैं ये। ठीक है, इस कॉमन पार्ट को अपन कहेंगे रेटे टेस्टिस। ठीक है, इस कॉमन पार्ट को अपन क्या कह रहे हैं, रेटे टेस्टिस। फिर ऐसे ही रेटे टेस्टिस आगे मूव करेगा। जब ये आगे मूव कर रहा है, देखो यहाँ पे कुछ ब्रांचेस बन गई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ब्रांचेस बन गई है, इनको अपन कहेंगे वासा इफ्रेंशिया। इसको हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं, वासा इफ्रेंशिया। अभी सिर्फ डायग्राम में समझो कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अब देखो बहुत सारी वासा इफ्रेंशिया थी, ये सब एक कॉमन पार्ट में जाके मिलेंगी, जो ये ग्रीन कलर का है, इसको अपन कहेंगे एपिडिडाइमिस। ठीक है, इसको अपन कहेंगे एपिडिडाइमिस। और देखो एपिडिडाइमिस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। ऊपर वाले पार्ट को हम कहेंगे हेड और नीचे वाले को कहेंगे टेल। बीच में भी एक पार्ट है जिसको हम कह देंगे बॉडी। ठीक है, तो देखो हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस और टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। फिर जो एपिडिडाइमिस है एक दूसरी डक्ट के अंदर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये ब्लू वाली डक्ट, इसको हम कहेंगे वासा इफ्रेंशिया। अब भाई सुनो, कहानी कुछ ऐसी है, टेस्टिस जो है अंदर से बहुत सारे कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। कितने कंपार्टमेंट है, 250। हर कंपार्टमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितनी, 1 से लेके 3। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इन्हीं के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है भाई, अब मान लो स्पर्म बन चुका है इनके अंदर, अब स्पर्म को आगे ट्रेवल करना है, तो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा। ठीक है, तो वो एक दूसरी जगह पहुंचेगा, उसको हम कह रहे हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। अब ट्यूबुलाई रेक्टाई हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आ रही है और सबके सब एक जगह आके जुड़ रही है, ये वाला रीजन, इसको हमने क्या कह दिया, रेटे टेस्टिस।
ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेटेस्टिस, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेटेटेस्टिस। अब ऐसे ही जो रेटेटेस्टिस है आगे जाके मूव कर रहा है किसके अंदर, वासा इफ्रेंशिया, ठीक है, क्या, वासा इफ्रेंशिया। और फिर वासा इफ्रेंशिया के बाद पहुंचेगा एपिडिडाइमिस में। अब मैंने बताया एपिडाइमिस के कितने पार्ट, 3 पार्ट, हेड, बॉडी और टेल। तो जो वासा इफ्रेंशिया है कहाँ पे एंटर करता है, सबसे पहले हेड पार्ट में, ठीक है। अगर आप इस हेड पार्ट का नाम याद करना चाहो तो इसको हम कहते हैं कैप्यूटा, ठीक है। ये मानो हेड है, सिर पे क्या लगाते हैं, टोपी, कैप, तो हम उसको कह देंगे कैप्यूटा। फिर उसके बाद आ जाएगी इसकी बॉडी, बॉडी को हम कहते हैं कॉर्पस। और फिर लास्ट में बचा इसका टेल, तो टेल को हम कह देते हैं कॉर्डल, ठीक है। चलो भाई, स्पर्म जो है कॉर्डल तक पहुंच चुका है। कॉर्डल के बाद कहाँ जाएगा, वासा डिफरेंशिया। देखो सिंपल सा है, पहले वासा इफ्रेंशिया आता है, फिर उसके बाद वासा डिफरेंशिया आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन मिलता है कि फ्लो ऑफ स्पर्म बताओ, ठीक है, कि स्पर्म का प्रोडक्शन जहाँ से हो रहा है वहाँ से लेके उसका फ्लो एंड तक बताओ। तो चलो उसको लिख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। हमने देखा कि भाई टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट है और इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और स्पर्म कहाँ बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्लो ऑफ स्पर्म के अंदर सबसे पहले है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। कितनी है, 1 से लेके 3, किसमें, पर लोब्यूल, ठीक है। अब फिर यहां से जब स्पर्म बना और आगे पहुंचा, किस में जाएगा, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई के बाद जाएगा किसके अंदर, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया के बाद क्या आएगा भाई, एपिडिडाइमिस का सिर वाला पार्ट, यानी कि कैप्यूटा। पर हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे आगे, हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ एपिडिडाइमिस दिया हुआ है, तो एपिडाइमिस करे थे, ठीक है। उसके बाद आया क्या, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद क्या, वासा डिफरेंशिया या फिर वासा डिफरेंस। फिर ये पहुंचेगा इजेक्युलेटरी डक्ट। और इजेक्युलेटरी डक्ट क्या होती है, हमने इसके पहले वाले पार्ट में पूरा देख लिया है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसको हमने कहा था क्या, मेल एसेसरी डक्ट। तो चलो भाई, टेस्टिस तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको आगे देखना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो टेस्टिस का हमने ओवरव्यू पूरा अच्छे से देख लिया है। अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। भाई गर्मियों का सीज़न है, गर्मी बहुत हो रही है तो पसीना भी आ रहा है। अभी इसमें कूलर तो चालू नहीं कर सकते, वो चालू करेंगे तो आवाज़ आएगी। तो चलो ऐसे स्टार्ट करते हैं। अब है हमारे पास ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अब भाई टेस्टिस जो है, ठीक है, उसका ट्रांसफर सेक्शन लिया, यानी कि ऐसे। और जब मैंने उसको देखा तो मेरे को उसमें कंपार्टमेंट दिखे। कंपार्टमेंट के अंदर क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो हमको वही पूरा यहाँ पे डायग्राम देखना है। तो चलो यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर तो बना लिया है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ट्रांसफर सेक्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। अब देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर यहाँ पे आपको जो रेड कलर वाला दिख रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे जो है ये रेड कलर वाले स्ट्रक्चर है, इनको हम कह रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब देखो एक यहाँ पर है, एक इधर साइड में है, एक कहीं और होगा, सारे तो आ नहीं सकते यहाँ पे एक साथ। तो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमको 2 चीज़ें याद रखनी है कि पहला तो क्या स्पर्म यहाँ बन रहा है, दूसरा यहाँ पे एक ऐसा सेल है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो जो ग्रीन कलर वाले पार्ट दिख रहे हैं आपको सारे साइड में, इनको हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। इसको हम कह रहे हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। या फिर हम इसको नीचे ले लेते हैं थोड़ा, और इनको हम
स्पर्मेटोगोनिया कह देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, स्पर्मेटोगोनिया। और भाई ये डिप्लॉयड सेल है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2n। ठीक है, इतना क्लियर है क्या कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ली, ठीक है, उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया है। फिर मैंने कहा एक और सेल है जिसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, उसको हम कह रहे हैं सर्टोली सेल। अब ये दो चीज़ें याद रखनी कि भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक तो सर्टोली सेल है और क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल है, यहाँ पर कुछ और सेल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बाहर कुछ WBC प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिनको हम इम्यूनो कॉम्पिटेटिव सेल्स कहते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल। अब जो क्वेश्चन है पूरा कॉन्सेप्ट है लीडिंग सेल के ऊपर है, ठीक है, तो ढंग से देखो इसे। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो लीडिंग सेल है, ठीक है, जो हमारे पास लीडिंग सेल है वो रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन। लीडिंग सेल कहाँ प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाली जगह में, ठीक है। अब इसको हम इंटरस्टिशियल सेल भी कह सकते हैं या फिर लीडिंग सेल भी कह सकते हैं। क्या रिलीज करा, टेस्टोस्टेरोन, पहली कहानी ये हुई। दूसरा क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, सर्टोली सेल। ठीक, अब जो सर्टोली सेल है इसका एक काम तो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, ठीक है, एक काम तो क्या है इसका, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। और दूसरा ये रिलीज करता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। ठीक है, दो कहानी है, एक तो इंटरस्टिशियल सेल की जिसने क्या रिलीज किया, टेस्टोस्टेरोन। दूसरी कहानी है सर्टोली सेल की, वो क्या करता है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, दूसरा वो क्या रिलीज करता है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। अब देखो दोनों को अपने से यहाँ पे जोड़ेंगे कि जो स्पर्मेटोगोनिया था, ठीक है, जो स्पर्मेटोगोनिया था ये है अभी डिप्लॉयड। और भाई यहाँ पे क्या बनता है, स्पर्म, और स्पर्म क्या होता है, हैप्लॉयड। तो यानी कि मेरे को डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाना है। अब ये जो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनने वाला केस है भाई, ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है और उसी टाइम पे कौन सा हार्मोन आता है, टेस्टोस्टेरोन। तो अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्पर्मेटोगोनिया के पास जाता है, उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करेगा और उसके अंदर क्या कराएगा, मियोसिस। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया के पास जाएगा और उसको स्टिमुलेट करेगा, उसमें कराएगा मियोसिस। बेसिकली यहाँ प्रोसेस चलेगी जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, वो प्रोसेस जिससे स्पर्म बनते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन गया स्पर्मेटोगोनिया के पास और कौन सी प्रोसेस कराई, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, बेसिकली क्या हो रही है, मियोसिस हो रही है। क्या बनेगा यहाँ पे, स्पर्मेटिड। ठीक है भाई, स्पर्मेटिड बन गए। अब ये जो स्पर्मेटिड बने हैं किससे, स्पर्मेटोगोनिया से, इमेच्योर है, ठीक है, यानी कि अब ये किसी काम के नहीं है, इनके पास अपनी कोई प्रॉपर शेप नहीं है। जैसे अगर आपको स्पर्म की शेप याद हो तो उसके पास एक टेल होती है, हेड होती है, ठीक है, पर इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, ये बस गोल से सेल है, मान लो, ठीक है। और कैसे, इमेच्योर है। अब कहानी जब आगे बढ़ेगी तो क्या होता है कि भाई जो स्पर्मेटिड है ये अभी किसी काम के नहीं, इनको मैच्योर कराना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कहानी में एंट्री होती है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर की, वो इन स्पर्मेटिड को कन्वर्ट करते हैं स्पर्म के अंदर। कहानी समझ में आई, दो कहानी हमने साथ में जोड़ी है। क्या था भाई कहानी यहाँ पे कि टेस्टोस्टेरोन था, ठीक है, बीच में था स्पर्मेटोगोनिया, साइड में था SMF यानी कि स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। सबसे पहले कौन जाता है, टेस्टोस्टेरोन। क्या करता है, स्पर्मेटोगोनिया को कन्वर्ट कराएगा किसके अंदर, स्पर्मेटिड के अंदर। ठीक है, ये 2n था, ये n हो गया, यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस। और भाई स्पर्म बन रहे आगे, तो कौन सी प्रोसेस चली यहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा कि भाई जो इमेच्योर स्पर्मेटिड है या फिर जो मैच्योर स्पर्म है इसको मैच्योर कराना पड़ेगा। फिर यहाँ कहानी में एंट्री होगी किसकी, SMF की, वो इसको किस में कन्वर्ट कराएगी, स्पर्म के अंदर। क्लियर है, ये हमारे किस में चल रहा है, टेस्टिस के अंदर। और यही चीज़ अपन ने ऊपर भी लिखी है। अब यहाँ पे एक और है क्या, न्यूट्रिशन वाला रोल रह गया कि भाई जो सर्टोली सेल था
वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था किसको, इन स्पर्मेटिड को, ठीक है। ये न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड कर रहा था, इन स्पर्मेटिड को। अब देखो हमारी बॉडी डिप्लॉयड है, अगर हमारी बॉडी के जो WBC उनके कांटेक्ट में कोई भी हैप्लॉइड सेल आता है तो उसको मार देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बने भाई, इनको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। इनको भी क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अगर ये न्यूट्रिशन लेने सीधे ब्लड वेसल्स के पास चले गए और वहाँ पे क्या WBC वगैरह प्रेजेंट होंगे, वो इनको मार देंगे, ठीक है। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए यहाँ पे एक मीडिएटर चाहिए, वो कौन है, सर्टोली सेल। ये जो सर्टोली सेल है ये क्या करता है, इधर से न्यूट्रिशन लेता है और स्पर्मेटिड को देता है, ठीक है। यानी कि हैप्लॉइड सेल डायरेक्ट हमारे ब्लड से या फिर हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन को नहीं ले सकते, उनको कौन चाहिए, सर्टोली सेल चाहिए। सर्टोली सेल कहीं से न्यूट्रिशन लेगा और वो न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे टेस्ट इज कंप्लीट हो गया। अब चलो ये सर्टोली सेल आ गया कि भाई सर्टोली सेल के फंक्शंस क्या है, हमने दो देख लिए, क्या, एक तो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर प्रोड्यूस करना और दूसरा क्या, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, स्पर्मेटिड को। तो चलो देख लेते हैं, लिख लो इसको साथ में। These provide structural support न्यूट्रिशन, ठीक है। एक तो क्या दे रहे हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, एंड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग स्पर्म। क्लियर है। दूसरा क्या कि भाई ये स्पर्म को ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने दे रहे, तो क्या बैरियर की तरह काम कर रहे, दे एक्ट एज ब्लड स्पर्म बैरियर। फिर नेक्स्ट क्या कि भाई कुछ ऐसा स्पर्म रह जाए जो मैच्योर है या फिर उनके अंदर कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, तो उनको ये फेगोसाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। उनको फेगोसाइट यानी कि उनको खा जाते हैं, मार देते हैं। तो फेगोसाइट डेड एंड इमेच्योर स्पर्म्स। क्लियर है, क्या कर रही है, डेड और इमेच्योर स्पर्म्स को फेगोसाइट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि क्या सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं दे सिक्रीट। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है क्या, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। और अगर मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ की बात करूँ, वो क्या था, ये रिलीज करेंगे यहाँ पर ABP, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो, चलो ABP लिख लेते हैं। अब देखो ABP का मतलब है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। हमको यहाँ पे इसकी कोई डिटेल पढ़नी नहीं है। अगर आप चाहो तो सिंपल सा यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखनी है, न्यूट्रिशन और स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। इसमें आपका यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो और भी चीज़ रिलीज करता है, जैसे एंटी मिलेरियन फैक्टर क्या होता है हमको नहीं देखना, ठीक है, काम नहीं आएगा ये कहीं भी। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एपिडिडाइमिस। भाई एपिडिडाइमिस हमने पढ़ा, ठीक है। इससे कौन जुड़ा हुआ, पहले वासा इफ्रेंशिया, फिर बाद में कौन, वासा डिफरेंशिया। एपिडिडाइमिस के कितने पार्ट, 3 पार्ट, हेड, बॉडी और टेल। हेड को क्या कह रहे हैं, कैप्यूटा, बॉडी को कॉर्डल, और फिर क्या बचा इसका, पैर, सॉरी पैर को कह रहे हैं कॉर्डल। अब यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल जो हमको याद रखनी है, हमारे क्वेश्चन में आ सकता है कि ये हाईली कॉइल्ड है, हाईली कॉइल्ड डक्ट, यानी कि इसमें क्या हो रहा है भाई, बहुत सारे इसके अंदर वासा इफ्रेंशिया आके जुड़ रहे हैं, फिर ये पूरी कॉइलिंग हो रही है, ठीक है। तो हाईली कॉइल्ड डक्ट है, फॉर्म बाय यूनियन ऑफ 10 to 12 वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। 10 से 12 वासा इफ्रेंशिया आ रहे हैं, सबके सब एक दूसरे में उलझ रहे हैं, कोइलिंग हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसका काम क्या है, इसका काम है स्टोरेज। किसकी स्टोरेज करेगा, स्पर्म की स्टोरेज, फंक्शनल मैच्योरेशन। अब यहाँ पे चीज़ आई है फंक्शनल मैच्योरेशन। अब फंक्शनल मैच्योरेशन ढंग से समझो। मैंने कहा स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर जाता है और स्पर्मेटिड को मैच्योर कर देता है स्पर्म में, पर वो जो स्पर्म था, ठीक है, हम उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। जी जैसे भाई स्पर्म बन चुका है किसके अंदर, अभी टेस्टिस के अंदर, उसको वहीं से निकाल लो और यूज़ कर लो, नहीं। जब तक स्पर्म एपिडिडाइमिस से पास नहीं होगा उसके अंदर फंक्शनल मैच्योरिटी नहीं आएगी, ठीक है।
जब तक स्पर्म एपिडाइमिस से पास नहीं होगा उसके अंदर फंक्शनल मैच्योरिटी नहीं आएगी। तो जो फंक्शनल मैच्योरिटी है वो कहाँ मिलेगी, एपिडाइमिस में। और फिर दूसरा, चलो फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। फिर भाई एपिडाइमिस से किधर जाएगा वो, वासा डिफरेंस में। ठीक है, वासा डिफरेंस की बात करें तो कहाँ से आता है ये, कहाँ से बनता है, एपिडाइमिस के टेल वाले पार्ट से। तो लिख देते हैं एराइज फ्रॉम टेल ऑफ एपिडाइमिस। ठीक है, चलो वहाँ से बन गया। फिर अगर इसमें अपन आगे जाते हैं तो इसका भी काम क्या है, स्टोरेज और स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ठीक है, क्लियर इतना। फिर नेक्स्ट है हमारी ग्लैंड्स। ठीक है, देखो डक्ट्स पूरी कंप्लीट हो गई है, डिटेल्स ही देख रहे हैं अपन ये। ठीक है, इसके बारे में जितनी डिटेल थी हमने चैप्टर मतलब सॉरी पार्ट 1 के अंदर देख ली है। ठीक है, हम बस यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं पूरा, बाद जो टेस्ट बच जाता है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल की अगर बात करें तो सेमाइनल वेसिकल सबसे पहली डक्ट है, इसकी शेप जो है ना मिर्ची जैसी होती है। ठीक है, पर ये मतलब ना मिर्ची जैसी शेप है, दो है पेयर में प्रेजेंट होती है, एक इधर दूसरी इधर। चलो इसको भी लिख लेते हैं। अब देखो अगर मैं स्पर्म की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं स्पर्म की बात करूँ तो स्पर्म में क्या होता है भाई, एक तो स्पर्म आया और दूसरा है जितनी भी हमारे पास ग्लैंड्स है इन सबका सिक्रीशन, ग्लैंड सिक्रीशन। 3 ग्लैंड है, तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन होगा, इन दोनों को साथ में हम कहते हैं सीमन। ठीक है, ये पहले बताना जरूरी था इसलिए मैंने यहाँ बता दिया, कि स्पर्म प्लस ग्लैंड सिक्रीशन इक्वल्स टू सीमन। ठीक है, अब ये यहाँ पे काम आएगा तो वो देखो। तो जो सेमाइनल वेसिकल है, या फिर मैं कहूँ सेमाइनल वेसिकल जो सिक्रीट कर रही है वो एक टाइप का एल्कलाइन फ्लूइड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दे सिक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो 100% सीमन है, ठीक है, उसके अंदर 60 to 70% जो पार्ट है या फिर जो अमाउंट है उसका, वो आता है किधर से, सेमाइनल वेसिकल से। तो अगर सेमाइनल वेसिकल एल्कलाइन है और सीमन का 60 to 70% पार्ट जो है किससे आ रहा है, सेमाइनल वेसिकल से, तो भाई सीमन भी कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन नेचर का। ठीक है, तो सीमन भी कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन नेचर का। तो लिख देते हैं अब यहाँ पे हम 60 to 70% जो है वॉल्यूम ऑफ सीमन यहीं से आ रहा है। फिर नेक्स्ट अगर इसमें जाए तो ये जो इसका फ्लूइड है वो येलो है। ठीक है, उसका कलर कैसा है, येलो है, और मेन चीज़ कंटेन करता है फ्रक्टोज। अब क्वेश्चन आएगा कहाँ से, फ्रक्टोज से, कि भाई जो फ्रक्टोज है इसका काम क्या है। ठीक है, या फिर अगर फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट में फ्रक्टोज पाया जाए तो उसका क्या मतलब है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई जो फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर फ्रक्टोज पहली बात प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन अगर उसके अंदर फ्रक्टोज पाया गया तो इसका मतलब क्या है कि इंटरकोर्स हुआ है। ठीक है, यानी कि सीमन जो है वजाइना के अंदर प्रेजेंट है या फ्रक्टोज मिल रहा है तो उसका मतलब सिंपल सा है क्या, इंटरकोर्स हुआ है। और इसको यूज़ करते हैं रेप केस में। ठीक है, पहले यूज़ करते थे, अभी तो नहीं करते शायद, पर पहले इसको यूज़ किया जाता रेप केस में। अगर वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर फ्रक्टोज पाया गया है तो वहाँ भाई पक्की बात है किया हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, क्योंकि जो फ्रक्टोज है फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट में मिलता ही नहीं है। तो इसमें बस इतना ही था, ये हो गया। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पे। ये पेयर में प्रेजेंट होती है फिर सिंगल होती है, कमेंट में बता देना। वैसे मैं बता दूं ये सिंगल होती है। ठीक है, हमको स्ट्रक्चर में लगता है कि भाई दोनों साइड 2 प्रेजेंट है, पर ऐसा नहीं है, ये ऐसे पूरी गोल सर्कुलर प्रेजेंट होती है और ये सिंगल होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सीमन में इसकी कंट्रीब्यूशन की, तो सीमन का जो 20 से लेके 25% वॉल्यूम है वो कहाँ से आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। फिर नेक्स्ट है कि भाई ये एसिडिक फ्लूइड है, यानी कि अल्कलाइन नहीं है, सिंपल सी बात है, एसिडिक फ्लूइड है। और इसकी अगर मैं पीएच की बात करूँ तो वो आता है 6.5। फिर नेक्स्ट है ये मिल्की है, जैसे कि ऊपर वाला येलो और विस्कस था, ये मिल्की फ्लूइड होगा। ठीक है, और जैसे उसके अंदर फ्रक्टोज था तो इसके अंदर है एक तो सिट्रिक एसिड। ठीक है, और दूसरा कि इसके अंदर है कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ठीक है, ये सिंपल सी बातें आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी के अंदर इतनी डिटेल नहीं है,
ठीक है, पर हमको जो ज़रूरी है हमारे एग्जाम वाला जैसे पूछ ले, ठीक है, बोर्ड में कुछ भी पूछ सकता है वैसे, तो हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट है काउपर्स ग्लैंड। और भाई बोर्ड में जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं ना कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है या फिर इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन, तो मैं आपके साथ साथ यहीं पे कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे काउपर्स ग्लैंड। कितने होते हैं, इसका भी भाई एक पेयर है, 1 पेयर। अगर मैं इसकी भी नेचर की बात करूँ तो ये भी एल्कलाइन नेचर है, एल्कलाइन नेचर या फिर एल्कलाइन फ्लूइड कह दो, ठीक है। तो देखो 2 ग्लैंड से तो एल्कलाइन फ्लूइड आ रहा है, यानी कि जो सीमन है उसका नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, तो हमने पढ़ा था कि जो पेनिस का एंड है क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस, तो उसका जो लुब्रिकेशन का काम है वो यही करता है, ठीक है। तो लुब्रिकेट द एंड ऑफ पेनिस, क्लियर है। फिर नेक्स्ट आते हैं सीमन पे। तो भाई सीमन कैसा है, एल्कलाइन ही होगा, 2 ग्लैंड के आ रहा है तो, पर पहले मैं बता दूं सीमन क्या होता है, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, यानी कि जो ग्लैंड्स है उनका सीक्रेशन, ठीक। कैसा है ये, स्लाइटली एल्कलाइन। अगर मैं इसकी पीएच की बात करूँ तो आएगा 7.2 से लेके 7.7, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि भाई सिंगल इजेकुलेशन के अंदर जो मेल है, ठीक है, वो रिलीज करता है अराउंड 200 से लेके 300 स्पर्म, सॉरी 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म। तो पहला हम लिख लेते हैं सिंगल इजेकुलेशन कि अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वो आता है 2.5 से लेके 5 ml, ठीक है। सिंगल इजेकुलेशन में कितना स्पर्म रिलीज होता है बॉडी से, 2.5 से लेके 5 ml। लेकिन अगर मैं इसके अंदर स्पर्म के नंबर की बात करूं, ठीक है, तो इसके अंदर होता है 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म। और अगर इससे कम स्पर्म रेट आ रहा है तो भाई वो इनफर्टिलिटी का केस हो सकता है, ठीक है। वो क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी का केस हो सकता है। यहाँ पर जो मेल पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार वापस देख लो हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहला कि भाई स्पर्म का फ्लो कैसा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद क्या, ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, क्या थे, मेल एसेसरी डक्ट। फिर क्या आया, इजेकुलेटरी डक्ट, तो यहाँ से इजेकुलेटरी डक्ट के बाद यूरिथ्रा, वो सिंपल सा है, ये पूरा पाथ हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर 3 का भी आ सकता है। फिर हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। स्ट्रक्चर पूरा आप इसमें देख रहे हैं, इस चीज़ को देखते हैं कि भाई 3 लाइन बनाओ, टेस्टोस्टेरोन की, दूसरी तरफ स्पर्मेटोगोनिया की, एक साइड पे एसएमएफ की। टेस्टोस्टेरोन किसने रिलीज किया, लीडिंग सेल ने, एसएमएफ सर्टोली सेल ने। अब स्पर्मेटोगोनिया जो है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर प्रोसेस चले स्पर्मेटोजेनेसिस, किसके इन्फ्लुएंस में, टेस्टोस्टेरोन की। क्या बना, स्पर्मेटिड। फिर स्पर्मेटिड इमेच्योर था, इसको मेच्योर करने के लिए क्या आया, एसएमएफ, किधर से, सर्टोली सेल से। क्या बनाया, स्पर्म। सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन, किसको, स्पर्मेटिड को। क्यों भाई, ये डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि वो क्या है, एक हैप्लॉइड सेल है, और हैप्लॉइड डायरेक्ट अगर ब्लड के कांटेक्ट में जाएगा तो मारा जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। क्या कर लिया हमने कि भाई ये प्रोवाइड कराते क्या, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन, किसको, डेवलपिंग स्पर्म को। दूसरा, ब्लड स्पर्म बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। फेगोसाइट करते हैं डेड और इमेच्योर सेल को। और क्या सिक्रीट करते हैं, एसएमएफ और एबीपी, ठीक है। एबीपी याद रहे तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। एपिडाइमिस हाईली कोइल्ड है, किसकी यूनियन से बनता है, वासा इफ्रेंशिया के से। कितने वासा इफ्रेंशिया, 10 से 12, ठीक है। क्या काम है, स्टोरेज, और मेन क्या है, फंक्शनल मैच्योरेशन। याद रखना क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, फंक्शनल मैच्योरेशन स्पर्म की कहाँ होती है, ठीक है, या फिर मैच्योरेशन कहाँ होती है। अगर मैच्योरेशन आए तो कहाँ पे, भाई सर्टोली सेल कर रहा था, याद करो, ठीक है। और फंक्शनल मैच्योरेशन कहाँ हो रही है, एपिडाइमिस में। वासा डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एपिडाइमिस की टेल से, ठीक है। काम क्या है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। फिर एसेसरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, एल्कलाइन फ्लूइड, कितना, 60 to 70%। तो भाई स्पर्म सीमन कैसा हो जाएगा, वो भी एल्कलाइन, ठीक है। मेन चीज़ क्या याद रखनी है यहाँ पे, फ्रक्टोज, एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्रक्टोज, ठीक है। पर क्या काम है ये नहीं बताया हुआ, आपने सुन लिया क्या कि अगर भाई रेप टेस्ट वगैरह करना है तो उसमें फ्रक्टोज अगर वजाइनल ट्रैक्ट में मिलता है तो वहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या फिर रेप हुआ है, ठीक। फिर नेक्स्ट है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। कितना वॉल्यूम, 20 से लेके 25%। कैसा है, ये भी एसिडिक है, ठीक है, ये एसिडिक है, ये भी क्या, यही एसिडिक है एक, ठीक। मिल्की फ्लूइड है, इसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है और कैल्शियम और फॉस्फेट प्रेजेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है काउपर्स ग्लैंड।
एक पेयर प्रेजेंट होता है इसका, ये भी अल्कलाइन है, और ये किसको लुब्रिकेट करता है, पेनिस के एंड को, क्या कहते हैं इसको, ग्लांस पेनिस। फिर नेक्स्ट आया भाई सीमन। सीमन क्या होता है, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्म या फिर जो ग्लैंड सिक्रीशन, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप। स्लाइटली अल्कलाइन होता है, पीएच कितना 7.2 से लेके 7.7। सिंगल इजेकुलेशन में वॉल्यूम कितना होता है स्पर्म का, 2.5 से लेके 5 ml। और नंबर की बात करूँ तो 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म होने चाहिए, अगर इससे कम है तो इनफर्टिलिटी का केस हो सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं हम जो हमारी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। तो देखो भाई, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी, किसके अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, किसके अंदर, पाउच के अंदर। क्या कहते हैं इसको, स्क्रोटम। स्क्रोटम हेल्प करता है किसमें, मेंटेनिंग लो टेम्परेचर, कितना, 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बॉडी से कम है, ठीक है। और किसके लिए ज़रूरी होता है ये, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अगर टेम्परेचर इससे कम नहीं है तो भाई स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है इफेक्ट हो सकती है। एडल्ट्स के अंदर ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, यहाँ पे विड्थ लेंथ बता रखी है, हमने सब लिख लिया है। टेस्टिस किससे कवर्ड होता है, एक डेंस कवरिंग से, ठीक है, जो बाहर की कवरिंग थी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, याद रख लो, ठीक है। फिर किसके अंदर डिवाइडेड बाई 250 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है ये। क्या कहते हैं इन कंपार्टमेंट्स को, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या फिर लोब्यूल्स के दो। अब हर लोब्यूल के अंदर क्या है, 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इनके अंदर स्पर्म बनता है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स बाय 2 टाइप ऑफ सेल। मैंने बताया कि एक तो मेल जर्म सेल क्या था, स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा था सर्टोली सेल, ठीक है। मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा सर्टोली सेल। अब जो मेल जर्म सेल है, मियोटिक डिवीजन जाता है, मियोसिस होती है किसके अंडर, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। टेस्टोस्टेरोन किसने रिलीज किया, इंटरस्टिशियल सेल, तो ये देख लो, अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनल लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, while Sertoli cell provide nutrition to the germ cell. The region outside the seminiferous tubule called interstitial cell, और भाई जो interstitial cell थे, सॉरी interstitial space, उसके अंदर क्या था, interstitial cell थे, और क्या थी, blood vessels, contain small blood vessels। interstitial cell या फिर कह सकते हो क्या, लीडिंग सेल। जो लीडिंग सेल है वो सिंथेसाइज और सिक्रीट कर रहे हैं टेस्टिकुलर हार्मोन यानी कि एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन, और वहाँ पे कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट प्रेजेंट है, जैसे मैंने बताया WBC, ठीक है। जो मेल सेक्सेसरी डक्ट है, ठीक है, क्या, रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंजिया, एपिडाइमिस, वासा डिफरेंस। अब भाई तुम देख रहे हो ट्यूबुलाई रेक्टाई कहाँ है, बुक में नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा इफ्रेंशिया, ठीक है, वासा इफ्रेंशिया थ्रो रेटेटेस्टिस, यानी रेटेटेस्टिस से किधर गया, वासा इफ्रेंशिया में। द वासा इफ्रेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। जो पोस्टीरियर सरफेस है उधर किधर जाएगा ये, तो वासा इफ्रेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइमिस, ठीक है, एपिडाइमिस में ओपन होगा। फिर इसके बाद द एपिडाइमिस लीड टू किधर, वासा डिफरेंशिया, ठीक है, दैट असेंड टू द एब्डोमन, ठीक है, किधर जाएगा, एब्डोमन में, एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और भाई यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से निकलेगा। अब जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया हुआ उसको एक बार वापस देखना, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जैसे कि यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है, उसके ऊपर से निकल के जा रहा है। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल से डक्ट आ रही है, क्या दे रहा था वहाँ पे, सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है, एंड ओपन इनटू यूरिथ्रा एज द इजेकुलेटरी डक्ट। भाई यहाँ पे 2 ग्लैंड तो गायब कर दी इसने, कोई बात नहीं। These duct store transport the sperm from the testes to the outside through urethra, ठीक है। The urethra originate from urinary bladder, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देख लिया है पूरा, and extends through the penis to its external opening called urethral orifice, या फिर urethral meatus भी कह सकते हो। ये हमारे पास यहाँ पे सर्टोली सेल का डायग्राम है, इससे अच्छा वाला हमने देख लिया। ये देखो यहाँ पे ये जो साइड में दिख रहे हैं जितने भी, ये सब स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो अंदर की साइड ये बने हुए हैं ये, ठीक है, ये सब स्पर्मेटिड है। यहाँ पर मेरे पास ये जो सेल्स इधर ये वाले, ये सब है सर्टोली सेल, क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ बाहर की साइड पे मेरे पास इधर इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होंगे। और फिर देखो भाई, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, किसका बना है, स्पेशल टिश्यू का। स्पेशल टिश्यू हमने दोनों देख लिया, क्या, कॉर्पस कैवर्नोसा, ठीक है, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। अभी इंसेमिनेशन क्या होता है, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म, ठीक है, इनटू फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट, उसी को क्या कहते हैं हम, इंसेमिनेशन। द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लांस पेनिस, और इसको लुब्रिकेट कौन करता है, काउपर्स ग्लैंड का फ्लूइड।
इज कवर्ड बाय ए लूज फॉल्ड स्किन कॉल्ड फोरस्किन, इसके पहले देख लिया। द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, ठीक है चलो आ गया, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, काउपर्स ग्लैंड। सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्म विच इज रिच इन फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किधर से आया भाई, फ्रक्टोज आया सेमाइनल वेसिकल से। कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, कैल्शियम किधर से आया, कैल्शियम आएगा कहाँ से, प्रोस्टेट से। These secretion of bulbourethral gland also help in the lubrication of the penis। और lubrication कौन कर रहा है, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। तीनों अलग अलग हमने करके देख लिए किसका फंक्शन क्या था, यहाँ पे इसको लास्ट में रिस्पेक्टिवली लिखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। तो भाई हमारा यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी से रीडिंग लगाओ, इतना डिटेल में कर लिया है कि इसके बाहर कुछ नहीं करना। जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने साथ में देख लिया है, ठीक है। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो यार, जैसे गर्मी में बना रहे वीडियो पूरा पसीना पसीना हो गया है, पर कोई बात नहीं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको भी इसी तरह पूरी डिटेल में देखेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग के साथ और क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू।